हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिजीत सर बेलियाम्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने कल हिंदी के बारे में बेसिक्स फैक्ट्स को डिस्कस किया था, जो लगभग एग्ज़ाम से बेसिक ही था। एग्ज़ाम से उसका कोई टचिंग नहीं है, लेकिन तभी मैंने बेसिक जाना। आज फ्रेंड्स जो हम बताने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम में इसको घुमा फिरा कर एकदम लथार कर पूछता है, कहीं से न कहीं से ऐसे उठाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। फ्रेंड्स, मैंने कुछ वर्णमाला के बारे में कल बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आप सब जान चुके हैं, आपको पता भी होगा। अब हम बताते हैं कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनको डिवाइड किया जाता है, कैसे कैसे उनको स्थान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, सिर्फ आज सुनना है। आप ईयरफोन लगा लीजिएगा और आराम से सुनिएगा। लिखना उखना कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको सुनना है। देखिए, तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजन को जानने से पहले हम पहले स्वर को पढ़ लेते हैं। उसके स्वर के सभी टॉपिक डिस्कस करने के बाद से हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड हो। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। कितना सिंपल है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम लेते हैं क, तो क स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि क में लगा है अ, क प्लस अ, तो ये स्वतंत्र नहीं हुआ। अगर हम इसी के जगह पर बोले अ, तो ये स्वतंत्र है। इसमें ना आ की मात्रा लगा है, ना कुछ लगा, ये केवल अ है। इसीलिए जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब मैंने कल बताया था कि एक उच्चारण के आधार पर, एक लिखित के आधार पर। तो हम यहाँ पर बताते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर। पहला स्वर ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत स्वर। इसे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर के बारे में जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें चार आते हैं, मतलब इसमें चार वर्ड आते हैं। इसमें आता है पहला अ, ई, उ, री। ये चार वर्ड आते हैं जो कि ह्रस्व या मूल स्वर है। री जो है संस्कृत से लिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। री संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व या मूल स्वर चार होते हैं मुख्यतः, अ, ई, उ, री। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दोबारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लिख कर यहाँ पर कोई तीर नहीं मार लेंगे। लिख कर यहाँ पर लिखोगे, कॉपी पलटोगे, घर रख दोगे, सो जाओगे। हम भी यही करते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं दीर्घ स्वर।
जिन स्वरों को उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में थोड़ा ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में अब एक कंसेप्ट क्लियर कर लो, ओ ई उ री, जब ये 4 निकल गया तो हमारा ओ आ में बचा कितना, जबकि आगे बताने वाले हैं अंग और अ ये स्वर के गिनती में नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम लिखित के रूप में बात करें, हम बताए थे ना कि लिखित होता है, एक लिखित के आधार पर होता है, एक उच्चारण के आधार पर होता है। तो अगर लिखित के रूप में बात करें तो ये आ जाते हैं, इनको काउंट किया जाता है स्वर के रूप में। अगर उच्चारण की बात करें तो उच्चारण में इनको काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए ये 11 होते हैं और यह 13 होते हैं लिखित के आधार पर। 11 2 13 ये तीनों जुड़ जाते हैं। तो अब इनको छोड़कर अगर दीर्घ हमको काउंट करना होगा तो ये 4 को निकाल कर जितना बचा उनको सबको लिख दो। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आ ई उ, ए, औ ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो लगभग सबको कंफ्यूज करता है, नोट में कर लीजिएगा, नोट में इसको याद रखिएगा, ये नोट ये करके, ये कहलाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर के ही कैटेगरी है, लेकिन संयुक्त स्वर में ए ओ औ, ये 4 आते हैं, ए ओ औ ये 4 आते हैं, इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? माफी चाहेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, इसी में बार फोन कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। संयुक्त स्वर हो गया, अब आगे बचा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को ध्यान सुनिएगा, जिन स्वरों को उच्चारण करने में आवृत्ति उत्पन्न होती है, जिन स्वरों को उच्चारण करने में आवृत्ति उत्पन्न होती है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, धड़धड़ा कर एकदम गर्दा करके पूछता है ये, और कंफ्यूज कर देता है। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण करने में आवृत्ति उत्पन्न हो। आवृत्ति मतलब जैसे हम बोलते हैं कुछ देर तक मतलब साउंड गूंजे, राम कुछ देर तक साउंड गूंजता है, ऐसे शब्द को प्लुत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए ओम, ओम, राम, राम, ये प्लुत स्वर है। ओम में देखिएगा, अगर ओम को डिवाइड करके लिखा जाए तो ओम को ऐसे लिख सकते हैं, ओम, ओम, इसे प्लुत स्वर बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है, ये बताया था ना अंग अ, ये लिखित के आधार पर स्वर 13 होते हैं। लिखित के आधार पर स्वर 13 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 11 होते हैं, और उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 प्रकार से बांटा, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर, और नोट में करके दीर्घ स्वर में से डिवाइड होकर ये 4 निकल जाते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं।
ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं फ्रेंड। एक होता है अयोग्यवाह। ये अयोग्यवाह क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। अयोग्यवाह ये इंपॉर्टेंट है। अयोग्यवाह वह शब्द होता है न स्वर होता है न व्यंजन होता है। अयोग्यवाह वह शब्द होता है जो न स्वर होता है न व्यंजन होता है। इसमें दो आते हैं, इसमें आते हैं अंग, ये वाला अंग, और ये एक होता है चंद्र बिंदु वाला। जो चंद्र बिंदु वाला आपने देखा होगा, ये अंग के मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु वाला और एक चांद वाला, ये दो आते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह तो ये जो ये है इसको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। अनुनासिक, जो चंद्रमा वाला अंग है इसको अनुनासिक बोलते हैं, और जिस पर चंद्र बिंदु लगा है इसे अनुस्वार बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। जिस पर चंदा वाला लगा है, एकदम बेसिक से बच्चों की तरह पढ़िए, जेवना पर चंद्रमा लागल बा उन्हें अनुनासिक, आ जेवना पर बिंदु लागल बा ओकरा के अनुस्वार। इस तरह समझिए, ठीक। अब आता है यह एक पार्ट हो गया अयोग्यवाह का, और एक दूसरा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं अह। इसे बोलते हैं अह, इसे बोलते हैं विसर्ग, और विसर्ग का चिन्ह होता है ये विसर्ग। अह को बोलते हैं विसर्ग। तो अयोग्यवाह इसे बोलते हैं न ये स्वर होता है न ये व्यंजन होता है। अयोग्यवाह में दो भागों में डिवाइड किया गया, एक अंक को, एक चंद्र बिंदु चांद वाला अंक को। तो चांद वाले को बोलते हैं अनुनासिक, अंक बिंदु वाले को बोलते हैं अनुस्वार, और अ को बोलते हैं विसर्ग, ये विसर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट जाएगा हमारे पास चेंज करना। डस्टर कितना सर्दी रखती है। बस देखते चलिए, लिखना और स्क्रीनशॉट कोई जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे जिस दिन वर्णमाला टॉपिक खत्म होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम छपा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। इससे ज़्यादा वर्णमाला में कुछ नहीं आएगा, एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब होता है बोलने के आधार पर, मतलब एक बोलने के आधार पर होता है स्वर, डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए कि जिह्वा के आधार पर, मुंह खोलने के आधार पर, आवृत्ति मुखी के आधार पर, इस तरह होता है। तो हम लेते हैं पहले जिह्वा। जिह्वा के आधार पर उच्चारण 3 प्रकार के होते हैं। माने जीभ के आधार पर 3 प्रकार से उच्चारण किया जा सकेला। पहला होता है पश्च भाग, दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा होता है अग्रभाग। अब ध्यान सुनिएगा, जिह्वा के आधार पर उच्चारण 3 प्रकार से होता है। माने 3 प्रकार से उच्चारण कर जाला। पहला पश्च भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा अग्रभाग। अब देखिए, हमको सिर्फ यही 2 देखना है, ये अपने आप याद हो जाएगा। पश्च भाग, मध्य भाग। जिह्वा के आधार पर मध्य भाग का मतलब कि जो जीभ है गला से लेकर और जीभ के बीच से जो बोला जाए, जैसे बोलिए अ बोलकर ट्राई कीजिए, मध्य से आवाज निकलता है, तो मध्य भाग में आ जाएगा केवल मध्य भाग में आ जाएगा केवल अब अग्र मतलब कि जीभ के आगे से टच हो और जीभ के आगे से निकलने वाली ध्वनि
को अग्रभाग बोलते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए, एक बार बोलिए ए, तो बोलेंगे तो ई अग्रभाग से निकल रहा है, तो इसे अग्रभाग में आ जाएगा। जिसमें आ जाएगा ई, बड़ी ई, ए, ठीक। ये अग्र और मध्य दोनों समझ में आ गया। अब जितना बचेगा सब पश्चिम भाग में, मतलब कि यहाँ पीछे से, जीभ के पीछे से निकलने वाली ध्वनि बनेगी। तो ये पश्चिम भाग में जितना बचेगा सब पश्चिम भाग में आ प्लस ईटीसी। आप लोग देख लीजिएगा, 11 में से 4 और 1 5 निकल गए, और जितने बचे उतने यहाँ पर पश्चिम भाग में आ जाएंगे। आप लोग इतने समझदार है, इतने तो कर ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जीवा के आधार पर हो गया। अब एक आता है, मिटा दे रहे हैं इसको। अब फ्रेंड्स एक आता है मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख खुलने के आधार पर, माने मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। मुख खुलने के आधार पर स्वर को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इसमें पहला होता है विवृत स्वर, दूसरा अर्धविवृत स्वर, तीसरा अर्धसंवृत और एक संवृत। फिर से सुनिएगा, मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा अर्धसंवृत और चौथा संवृत। विवृत में आ जाएगा विवृत स्वर। विवृत स्वर में आप आ जाएगा पूरा खुला, जैसे मुंह पूरा खोल कर बोलना पड़ेगा, जैसे आ बोलिए ना। विवृत स्वर पूरा खुला हो तो मुंह पूरा खुल जाएगा, जैसे बोलिए आ, तो विवृत स्वर में आ जाएगा आ। अब दूसरा आता है अर्धविवृत स्वर। तो अर्धविवृत स्वर, दूसरा आ गया अर्धविवृत स्वर। तो अर्धविवृत स्वर में थोड़ा बंद, पूरा ना खुला, थोड़ा बंद रहेगा लेकिन थोड़ा सा खुला रहेगा। तो इसमें आएगा आ, ई, ओ। अर्धविवृत में आएगा आ, ए, ओ। सब फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछता है, घुमा फिरा कर ठूस ठास कर यही सब डाल देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो साधारण वाला जमाना गया, का की पूछ दिया सब इधर से उधर। अब कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन और सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। अर्धविवृत में आ गया, आपको बोले विपरीत स्वर पूरा खुला हुआ है, सिर्फ एक है, वो है आ। जो मुंह पूरा खुलता है तो आ ध्वनि निकलती है। और अर्धविवृत में मतलब कि आधा खुला हुआ, तो इसमें आता है अ, ए, ओ। इसमें आता है अ, ए, ओ। 3 वर्ड आते हैं, स्वर के 3 वर्ड इसमें आते हैं, एक इसमें आता है। अब एक आता है तीसरा अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में आता है ए, ओ। अर्धसंवृत में आता है ए, ओ। इसमें जो अर्धविवृत और अर्धसंवृत जो ओ एक कॉमन होता है, वो जो शब्द है वो अर्धविवृत और अर्धसंवृत दोनों में कॉमन होता है, इसलिए अर्धविवृत में आता है ए और ओ, ए, ओ। ठीक। अब आता है संवृत, 4 नंबर संवृत स्वर। संवृत स्वर में थोड़ा सा खुला होता है, थोड़ा सा। मुंह जो मुख है, मुख की बात कर रहे हैं, मुख जो है थोड़ा सा खुला होता है, थोड़ा सा मुंह खुला होता है। तो इसमें कितने स्वर आते हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। एक बार फिर ध्यान देंगे, संवृत थोड़ा सा खुला हुआ, संवृत थोड़ा सा खुला हुआ, अर्धसंवृत आधा खुला हुआ, अर्धविवृत आधा खुला हुआ, विवृत पूरा खुला हुआ।
समझ आए? एक बार और बता रहे हैं, देखिए। मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर के वर्णों को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला विपरीत स्वर, दूसरा अर्ध विपरीत स्वर, तीसरा अर्ध सम्मिलित स्वर और चौथा सम्मिलित। ठीक, तो विपरीत स्वर में आता है जो पूरा खुला, जब मुख बोलते हैं तो पूरा खुल जाता है, जैसे आ, तो इसमें केवल आता है आ। और विपरीत मतलब कि आधा मुंह खुला हुआ, तो अ ए ओ, अ ए ओ। और अर्ध सम्मिलित में आता है ए ओ, और सम्मिलित में आता है थोड़ा सा खुला हुआ, तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब आते हैं। अब एक स्थिति आती है स्वर को बोलने की, चाहे वर्ण को व्यक्त करने की, वो होती है ओठों के स्थिति के आधार पर। ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर को बोलना, मतलब ओठ के स्थिति के आधार पर कौन कौन किस तरह बोलता है, ये हमको बताएं। तो ओठों के स्थिति के आधार पर ओठों की स्थिति, ओठों की स्थिति आधार पर कौन कौन से आता है। एक मिनट जरा, फोन आया उठाने। देखिए, इसमें पहला होता है ओठों की स्थिति के आधार पर, जो पहला होता है आता है आवृतमुखी। आवृतमुखी ओठों के आधार की स्थिति के, ओठों की स्थिति के आधार पर पहला आता है आवृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, उससे आवृतमुखी कहते हैं। इसमें आता है अ ई ए ओ, आ, इसमें आता है अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये अवृतमुखी। अब फ्रेंड्स आता है वृत्तमुखी। इसका दूसरा है वृत्तमुखी ओठों की स्थिति के आधार पर। तो वृत्तमुखी में देखिए क्या क्या आता है। वृत्तमुखी बहुत ये एकदम भीतर कॉन्सेप्ट है, इतना कोई डीपली तो हमको शायद नहीं है कि लगभग कोई पढ़ाता होगा। और ये लेवल भी बहुत हाई चला गया, SSC UPSI तक आप कवर कर सकते हैं, लगभग ये PCS तक भी टच कर सकता है। एक विपरीतमुखी होता है। विपरीतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी, वृत्त के समान मतलब कि गोल, और गोलाकार कह ही दे रहा है। वृत्तमुखी या गोलाकार, ऐसे ओ बोलिए, ओ ऊ जब हम बोल रहे थे, जो ये हमारा ओठ है ये वृत्त के आकार के हो जा रहा है। बोलकर देखिए, टेस्ट भी प्रैक्टिकल करिए भाई, आप लोग प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल कर करके देखिए। इसे मतलब कि बोलिए ओ, सब के सब वृत्त जैसा हमारा चेहरा, ये ओठ जो आगे है ये घूम रहा है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, ऊ, क्या बताएं आप लोग को। हाँ, वृत्तमुखी ओठ के आधार पर स्थिति नंबर 2 वृत्तमुखी, इसमें आता है ऊ, ये हो गया वृत्तमुखी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा कंसेप्ट है, हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर। देखिए, बहुत कॉमन चीज और बहुत गहरी चीज है ये।
हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर, हवा नाक से भी निकले, मुख से भी निकले, उसके आधार पर कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन कौन से बोले जाते हैं, उनको हम देखते हैं। तो इसमें 2 स्वर आते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें 2 प्रकार से, और उसमें जितने स्वर आते हैं 2 प्रकार से होता है। पहले निरानुनासिक और मौखिक स्वर। पहला जो होता है इसमें निरानुनासिक व मौखिक स्वर, और दूसरा होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हवा के नाक से और मुख से निकलने के आधार पर, हवा नाक से भी निकले, नाक से निकलो और मुख से निकलो, दोनों के आधार पर कौन कौन से वर्ड आवेला सब ओकरा के बताया जाता है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो निरानुनासिक या मौखिक स्वर जो होते हैं अ, आ, ई, बड़ी ई और ओ तक केवल मुंह से हवा निकलता है। ओ, आ, ई, ए, ओ, ये जितने सब होते हैं, मतलब कि लगभग 11 जो 11 होते हैं, 11 हमारे स्वर होते हैं। आप लोग हम पहले बताए हैं, अ से लेकर अ तक, ये सब हवा नाक से और मुख दोनों से निकलता है बोलने पर। और अनुनासिक होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि अनुनासिक जिस पर चंद्रमा चांद वाला लगा होता है, जैसे ये जितने भी चांद वाले आएंगे इनको अनुनासिक बोलते हैं। ये बहुत बार आते हैं, लिखे जाते हैं, जैसे ये ऐसे रहेगा और या ऐसे रहेगा। ये से जितने चांद वाले आएंगे, कभी भी चांद आएगा उसे अनुनासिक स्वर बोल लेंगे। बस इतना ही याद रखना है, ठीक। अब फ्रेंड्स, ये स्वर का जितना टॉपिक है सब खत्म हो गया। 1-2 टॉपिक है स्वर के बारे में और जानना है हमको। एक होता है घोष और आघोष। तो ये दोनों तो एक्चुअली पाए जाते हैं, घोष और आघोष, मतलब ये दोनों होते हैं व्यंजन में। व्यंजन कल पढ़ाएंगे आगे, बहुत अच्छा टॉपिक वो भी है। व्यंजन थोड़ा बड़ा होगा स्वर से तो, लेकिन घोष के आधार पर, घोष स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। घोष किसे कहते हैं? स्वर तंत्रियों में जो स्वर से बोला जाता है, मतलब जो बोलते हैं उसमें श्वास का कंपन होता है, उसे सघोष ध्वनि कहते हैं, उसे सघोष ध्वनि कहते हैं। और जितने भी स्वर होते हैं सभी घोषत्व होते हैं, मतलब घोष आघोष बताए ना, तो जितने भी स्वर होते हैं सब घोषत्व होते हैं। और घोषत्व उसे कहते हैं, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है, उसे सघोष ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनि होते हैं घोषत्व के आधार पर। ये आज का हमारा स्वर का टॉपिक खत्म हो गया। अब हमें उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अरे भाई, कोशिश करो, कम से कम 100% किसी को समझ नहीं आता है। कोई भी सब्जेक्ट 100% किसी को समझ में नहीं आता है। हम तो हिंदी में इतने तेज थे कि हमारा सब सब्जेक्ट में आया, हिंदी में आया था 65। मैंने भी प्रैक्टिस करते करते हिंदी को अभी तक भी बहुत अधूरी है हिंदी मेरी। भाई देखो, कोई भी टीचर परिपूर्ण नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट में। हम भी आपके साथ साथ सीखते हैं, आपके साथ साथ हम भी हिंदी सीख रहे हैं, ये मानकर चलिए। आपको सिखाते हैं और खुद सीखते हैं। ये हम नहीं कहते कि हम जितना आपको बताते हैं वो परिपूर्ण होता है। भाई हो सकता है आप लोग कुछ लोग पहले से पढ़ चुके हो, हमसे भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। गुरु से अधिक चेले को ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य गुरु थे, लेकिन एकलव्य उनका चेला ही था कि उनको हिला दिया था, कि अंगूठा मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन छोड़िए वो सब इतिहास की बातें हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
लेकिन मौका आता है तो लोग बोल देते हैं। चलिए फ्रेंड ठीक है। फ्रेंड्स हिंदी में लगभग आपको इतना अच्छा से पढ़ा दिया जाएगा ना, सिर्फ आपको देखना है, रटना नहीं है। हिंदी जो रट गया उसका एग्जाम में जाकर घट गया। मेरा एक सिंपल सा फंडा याद रखिए, हिंदी जो रट गया एग्जाम में उसका जाकर घट गया, कुछ नहीं होगा। हिंदी को सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट बेस। हिंदी में जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा उसका हिंदी धोखा देगी। भले हिंदी में बोलने वाले बच्चे हिंदी में ही कम नंबर करके आते हैं, ये क्लियर है। हमारा भी कम नंबर आया है, हमने भी बहुत थोड़ा थोड़ा मेहनत किया, तो हिंदी कुछ कुछ हमको भी आती है, राइट। तो यही बात है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो रट गया उसका घट गया। सिर्फ एक केमिस्ट्री ही बेवफा सब्जेक्ट है जिसको रटा जाता है, रट रट कर पास किया जाता है। वो भी जो केमिस्ट्री को कॉन्सेप्ट समझ लेता है वो तो भाई मान लीजिए वो तो महान ही होता है। हमको तो भाई केमिस्ट्री नहीं आती थी, लेकिन ये मानते हैं केमिस्ट्री सबसे बेवफा सब्जेक्ट है, किसी की नहीं होती, जो पढ़ाता है उसी की नहीं होती। चलिए नहीं होती है भाई, ऐसी बात नहीं है, केमिस्ट्री सबकी होती है, क्योंकि इतने महान महान टीचर है केमिस्ट्री। भाई कितने केमिकल सब दवाई बन रही है, सब केमिस्ट्री वाले ही तो हैं। चलिए फ्रेंड्स, और आगे हम लोग व्यंजन पर बात करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारी बातें, हमारी आवाज़, हमारा पढ़ाने का तरीका, उम्मीद है कुछ ना कुछ तो मानिए, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को 60% तो जरूर समझ में आता होगा, 60% तो जरूर समझ में आता होगा। बाकी भाई 40% के लिए हम कोशिश करेंगे ये 40% भी कवर हो जाए, धीरे धीरे सब कवर हो जाए। लेकिन भाई पढ़िए, सिर्फ हिंदी में देखिए, जितना थ्योरी था लिखवाने के लिए उतना मैंने लिखवा दिया 2 क्लासों में। पहले क्लास में इंट्रो, दूसरे क्लास में बेसिक्स, ये लिखवा दिया। आपको लिखना है, थ्योरी लिखना है, ऐसी बात नहीं कि थ्योरी नहीं लिखना है, लेकिन 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कुछ जैसे वर्णमाला में सीखना है, कॉन्सेप्ट बेस सीखना है। इसको रटना और लिखना कम है, कॉन्सेप्ट बेस सीखना है। तो 2-4 टॉपिक ऐसे हैं, जो 2-4-10 टॉपिक मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि इनको मतलब देखना है आपको, मतलब देख कर सीख कर पढ़ कर रटना नहीं है। रटना है भाई, वो पर्यायवाची है, पर्यायवाची तो भाई किसी की नहीं होती, पर्यायवाची तो रटना पड़ेगा। पर्यायवाची तो ठीक है फ्रेंड्स, पर्यायवाची के हम ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, पर्यायवाची पढ़ना कैसे। पर्यायवाची को हम बताएंगे कि पर्यायवाची, हम सोच रहे हैं कि पर्यायवाची के रोज 10 पर्यायवाची मतलब आप लोगों को दे 10 पर्यायवाची आप डेली याद कीजिए, और इम्पोर्टेंट पर्यायवाची, ये नहीं फालतू में नहीं, जो एग्जाम बेस्ड है, जो एग्जाम में आती है लगभग हम पर्यायवाची याद करने का बहुत तरीका बताएंगे। क्योंकि भाई पर्यायवाची के लिए कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं बना है कि कुछ सीखते सीखते पर्यायवाची भी सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि पर्यायवाची नहीं आएगा, पर्यायवाची भी आ जाएगा। तो ऐसे 2-4 टॉपिक हैं जो रटने पड़ेंगे, लेकिन रटना नहीं है, हम समझाएंगे आप लोग कैसे उनको पकड़ना है, पकड़ कर मार देना है। और ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है कि पर्यायवाची नहीं आ रही तो हम पूरा एग्जाम ही बेकार कर देंगे। भाई देखिए, जो यूपी टेट के लिए होगा, जो सीटेट के लिए होगा, ये जितने भी यूपी और केंद्रीय लेवल के एग्जाम है जिसमें हिंदी आता है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ के हल करना है। एक क्वेश्चन के लिए 40 और 50 क्वेश्चन आते हैं, सबको बर्बाद नहीं करना है। अगर 3 ठो पर्यायवाची नहीं आए और हमारा 35 इधर क्लियर हो जाए तो क्या जरूरत है 3 ठो करने की, छोड़ो इसको, ये बेईमान है पर्यायवाची। और अगर माइनस मार्किंग ना हुई तो मार गजब झटका, पर्यायवाची 3 में 2 सही। भाई फ्रेंड्स और भाइयों बहनों, एक जाहिर सी बात है कि जब माइनस मार्किंग होता है किसी भी एग्जाम में, हम देखें जब माइनस मार्किंग होता है किसी भी एग्जाम में, तो अगर निगेटिव मार्किंग होगा
तो हम अगर 3 क्वेश्चन मतलब कलर करेंगे और कलर करने होगा तो बिना पढ़े जो हमको न आता तो 3 में चूतिया 2 तो गलत हो जाएगा, ये तो पक्का है 3 में 2 गलत हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि 2 गलत होगा, 3 का 3 भी गलत हो जाएगा अगर निगेटिव मार्किंग रहेगा तो। अगर ये निगेटिव मार्किंग नहीं हो तो भाई छोड़ना मत साला, ये 3 में 3 भी सही हो सकता है, ऐसा है 3 में 3 भी सही हो सकता है। तो देख लीजिएगा एग्जाम के सिचुएशन के हिसाब से हमको तो लगता है कि अब सभी के सभी एग्जाम निगेटिव मार्किंग बेस पर हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और एसएससी जीडी का फॉर्म सब अप्लाई कर दीजिएगा, एसएससी जीडी में बहुत काम आने वाला है हिंदी, और इतना हिंदी से एसएससी जीडी तो मारे में धुआं उड़ जाएगा हिंदी का। और इसी के साथ हम कल मिलेंगे, आप अच्छे से रहिए। कोरोना का तो लगभग ख़त्म हो गया, अब तीसरी लहर इन पे मारने वाली है, देखते हैं मारती है कि नहीं मारती है। सेफ रहिए, हो सके तो गाइडलाइन का पालन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ धन्यवाद, कल मिलते हैं।